नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, न्यूरोसर्जन मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा। आज आपके साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बैक पेन यानी कमर में दर्द के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कमर का दर्द कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि कमर के एक हिस्से में दर्द होना, लोअर बैक पेन जिसको हम बोलते हैं, नीचे के हिस्से में दर्द, या फिर गर्दन के पीछे जो उसको हम कॉमनली सर्वाइकल भी बोल देते हैं, उस तरह का दर्द हो सकता है। यह कई बार बहुत ही शूटिंग शूटिंग मतलब बहुत ही शार्प पेन, तीखे पेन की तरह भी महसूस हो सकता है। या फिर ये एक तरह का रेडिकुलर पेन जिसको हम बोलते हैं कि कमर से दर्द शुरू होकर एक पाँव में या दूसरे पाँव में जा रहा है, उस तरह का दर्द हो सकता है। कमर दर्द के लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत है? आपको एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को मिलने की कब ज़रूरत पड़ती है? आपको अगर ये पेन परसिस्ट करता है, परसिस्ट करने का मतलब होता है कि ये पेन अगर लंबे समय तक रहता है, जो कि नॉर्मल रेस्ट से या कुछ समय मेडिसिन पेन किलर्स लेने के बाद रिलीफ नहीं होता, ठीक नहीं होता, तब आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर ये पेन रेडिएट करता है, रेडिएट करना मतलब अगर पेन कमर से शुरू होकर आपके किसी पाँव में, एक पाँव में या दोनों पाँव में जाता है, तब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूर ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आपके पेन के साथ आपके वेट में, वजन में कमी आ रही है, तो भी आपको डॉक्टर को मिलने की आवश्यकता होती है। उसके अलावा अगर ये पेन के साथ साथ आपको बबल ब्लैडर, जिसका मतलब होता है कि लैट्रिन या पेशाब में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, तब भी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर यह पेन आपको किसी इंजरी के बाद, इंजरी का मतलब है कि किसी चोट लगने के बाद, कहीं से गिरने के बाद या किसी रोड साइड एक्सीडेंट के बाद शुरू हुआ है, तो आपको मिलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये किसी तरह का अंदर फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर आपको पेन के साथ बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो भी आपको मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरह का कोई इन्फेक्शन या ट्यूबरकुलोसिस जो कि रीढ़ की हड्डी में भी होता है, वो चीज़ हो सकती है। तो आपको इसके लिए डॉक्टरी सलाह एक न्यूरोसर्जन को मिलने की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैक पेन होता क्यों है। बैक पेन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे पास एक लोअर स्पाइन, जिसको लंबर स्पाइन हम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है, उसका एक मॉडल आपके सामने है। इसमें मॉडल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे मन के, जिसको हम बोलते हैं कि मन के हड्डियाँ जो होती हैं, कई मनकों से जुड़कर स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा स्पाइन होती है वो बनती है। तो ये मनकों में कुछ कई तरह के, कई बार कैंसर होता है या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जो हमारे मनकों को अफेक्ट करता है, उससे हमें पेन हो सकता है। ये सेंटर में आप डिस्क देख सकते हैं, दो मनकों के बीच में डिस्क होती है। ये डिस्क कई बार अपनी जगह से हिल जाती है, पीछे की तरफ आ जाती है, तो नसों में दबाव आना शुरू हो जाता है। तो ये दर्द इस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा इस रीढ़ की हड्डी के साथ काफ़ी मांसपेशियां जुड़ी हुई होती हैं, वो हम इस मॉडल में नहीं देख सकते। तो कई मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, अगर उसमें भी कोई खिंचाव है या कोई और इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी बैक पेन शुरू हो सकता है। इसके अलावा ट्यूमर्स हैं जो मनकों में हो सकते हैं, या फिर जो हमारे सेंटर में जो अकेली नस अंदर देख रहे हैं, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इसके अंदर भी कोई ट्यूमर हो सकता है। तो इस वजह से भी कई बार बैक पेन शुरू हो जाता है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम बोलते हैं कि उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो भी अगर इस ऑस्टियोपोरोसिस हमारे स्पाइन को अफेक्ट करता है, तो उस वजह से भी बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिफॉर्मिटीज़, जिसमें कहते हैं कि स्पाइन में टेढ़ापन आ जाता है, टेढ़ापन जैसे स्पाइन साइड की तरफ बेंड कर सकती है, या आगे या पीछे की तरफ बेंड कर सकती है, तो उससे भी कई बार हमारे बैक में पेन शुरू हो जाता है, जिसको हम काइफोसिस या स्कोलियोसिस बोलते हैं। अब इस बैक पेन होने के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे को बैक पेन का कारण बन सकती हैं। तो मोस्ट कॉमन तो हम कहते हैं कि एज के साथ, एज एक बहुत बड़ा कारण होता है। 35 से 40 साल की उम्र के बाद बैक पेन शुरू हो जाता है कई बार। अगर हम प्रॉपरली रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते, तो उससे हमारे बैक मसल वीक हो जाते हैं, तो बैक पेन शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर हमारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा बॉडी वेट होता है उतना हमारे स्पाइन पे लोड आता है, तो उस वजह से कई बार बैक पेन शुरू हो जाता है। कुछ बीमारियां, जिसको हम जैसे गठिया कहते हैं, गठिया सिर्फ घुटनों में नहीं, रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये अपने आप में एक जॉइंट है, ये नीचे एक ये जॉइंट है। तो हमारा गठिया जो है रीढ़ की हड्डी के जोड़ों को भी इफेक्ट करता है, जिससे बैक पेन शुरू हो जाता है। इसके अलावा कैंसर, जैसे अभी मैंने बताया कि कैंसर की वजह से बैक पेन शुरू होता है।
अगर हम स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्मोक करने वाले जो मोस्टली जो लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो उस वजह से बैक पेन शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर हमारा सही बैठने का या खड़े रहने का तरीका सही नहीं है तो उसकी वजह से भी बैक पेन शुरू हो जाता है। अगर हम हैवी वेट एक गलत तरीके से उठाते हैं, जिसको इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, जिसका मतलब है कि हम सही पोस्चर ना मेंटेन करते हुए जब आप किसी हैवी चीज़ को उठाते हैं तो उस वजह से बैक पेन शुरू हो जाता है। तो ये तो कारण है। अब इसको रोकने का, बैक पेन को रोकने का क्या क्या तरीका है जिससे हमारी बैक स्ट्रांग हो या फिर हमें बैक पेन की प्रॉब्लम कम आए। इसको प्रिवेंशन के तरीकों में मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है वो होती है एक रेगुलर एक्सरसाइज। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने बैक मसल्स और एब्डोमेन के, पेट के मसल्स को स्ट्रांग रखते हैं, तो उससे बैक पेन के चांसेस कम हो जाते हैं। एक प्रॉपर वेट मेंटेन करना, ओवरवेट बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। अगर हम वेट को मेंटेन करते हैं एक जो सही स्टैंडर्ड्स में जो हमें वेट मेंटेन करना चाहिए, तो वो वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ना या स्मोकिंग कभी ना करना, शुरुआत भी ना करना, एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम अपने बैक पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सही तरीके से बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बैठे हैं तो हमें बैक में, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ नॉर्मल कर्व्स होते हैं। कर्व्स का मतलब होता है कि जैसे रीढ़ की हड्डी में एक नेचुरल कर्व्स बने होते हैं, उस कर्व्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बैठे हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं, तो एक चेयर जिसमें एक प्रॉपर आर्म सपोर्ट हो, एक प्रॉपर बैक में सपोर्ट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैठते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पेल्विस और नीज, जिसका मतलब हम अपना चूल्हे की हड्डी होती है और घुटने होते हैं, इसको एक सही तरीके से एक लेवल पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो बैक के पीछे अगर हम एक छोटा पिलो रख सकें जिससे हमारे बैक का नॉर्मल जो कर्वेचर है वो मेंटेन हो जाए, तो उससे भी बैक पेन की प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम किया जा सकता है या फिर अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा ये तो सीधा सही तरीके से बैठने की बात हो गई। सही तरीके से खड़े रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लंबे समय के लिए खड़े रहना पड़ता है तो कोशिश की जा सकती है कि हम अपने वेट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें। उसका मतलब होता है कि खड़े होते हुए हम एक न्यूट्रल पेल्विक पोजीशन हम उसको बोलते हैं, कि अगर हम खड़े हुए हैं तो हमें अपने हिप को एक नॉर्मल सीधे लेवल पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर लंबे समय तक खड़े रहने की जरूरत पड़ती है तो एक पाँव के नीचे एक स्टूल रखा जा सकता है, उससे हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है और स्पाइन पे जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उस पर लोड कम हो जाता है। तो सही तरीके से बैठना, सही तरीके से खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम ये सब, हमारे को बैक पेन है और हम एक लंबे समय तक दवाई खा चुके हैं, एक्सरसाइज से भी बैक पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो न्यूरो सर्जन है वो आपको सर्जरी एडवाइस करें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्जरी एडवाइस करने के पीछे बहुत सारे कारण को देखने के बाद ही सर्जरी एडवाइस की जाती है। कुछ मिथ्स हैं, जो कुछ वहम है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। वो वहम जैसे कि हमको ऐसा लगता है कि सारी स्पाइन सर्जरीज बहुत ही मेजर सर्जरीज हैं, बहुत बड़ी सर्जरीज हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर स्पाइन सर्जरी मेजर सर्जरी नहीं होती है। कुछ सर्जरीज को हम छोटे चीरे द्वारा या फिर एंडोस्कोप के द्वारा, जिसको दूरबीन से बोला जाता है, उससे भी करते हैं, या फिर एक छोटे चीरे से माइक्रोस्कोप यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो ये स्पाइन सर्जरीज बड़ी सर्जरीज नहीं है, ये कुछ छोटी सर्जरीज हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। दूसरा जो एक वहम जिसको मिथ बोलते हैं वो ये है कि एक स्पाइन सर्जन, न्यूरो सर्जन हमेशा आपको सर्जरी एडवाइस करेगा। ये बिल्कुल गलत है। हम सर्जरी एडवाइस तभी करते हैं जब उसका कोई, हमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नज़र आ रहा होता है, हमको लगता है कि ये पेशेंट सर्जरी से ही इसको बेनिफिट मिलेगा, तो हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। जब मेडिसिन के कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता या फिर कुछ ऐसी बीमारी इस तरह से होती है जिसको सर्जरी से ही ट्रीट किया जा सकता है, तब सर्जरी एडवाइस की जाती है। इसके अलावा लोगों को एक और थोड़ा सा शायद ये वहम रहता है कि स्पाइन की सर्जरी बहुत पेनफुल होती है या फिर उसकी रिकवरी पीरियड जो है वो बहुत पेनफुल होता है। तो ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है। अगर स्पाइन की सर्जरी हुई है, नो डाउट ये एक मेजर सर्जरी हो सकती है, तो उसमें जो शुरू का सर्जरी का 1 से 2-3 दिन का पीरियड है, उसमें हो सकता है कि आप थोड़ा दर्द महसूस करें, पर उसको भी हम दवाइयों के द्वारा पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। उसके बाद स्पाइन की सर्जरी 2-3 दिन के बाद ये पेन कम होना शुरू हो जाता है।
जैसे जैसे कुछ समय निकलता है वैसे वैसे अंदर एक हीलिंग प्रोसेस, जो हमारा ऑपरेशन हुआ है उसके अंदर एक हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे कुछ समय, हफ्ते या कुछ महीने निकलते हैं तो ये पेन नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा एक वहम जो है कि स्पाइन सर्जरी के बाद हाथ पैर रुक सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयरली आती है। अगर कोई पेशेंट 10,000 पेशेंट ऑपरेट होते हैं तो इसमें एक या उससे भी कम पेशेंट में इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है। उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि रीढ़ की हड्डी हमारे गर्दन से शुरू होकर कमर के नीचे हिस्से तक जाती है। और अगर सिर्फ कमर में नीचे वाले हिस्से में जो हमारे स्पाइन है उसमें प्रॉब्लम है तो उसमें हाथ पैर के रुकने का रिस्क तो बहुत ही मिनिमम रह जाता है। तो अगर आपको सर्जरी एडवाइस की गई है तो आपका अपने सर्जन से उसके बारे में पूरा डिस्कस करना कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हमारा रिकवरी टाइम क्या रहेगा, ऑपरेशन के बाद दर्द कितना हो सकता है या उसको दर्द को ख़त्म होने में कितना वक्त लगेगा, या हमारे को ऑपरेशन के से कितना बेनिफिट होगा, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं या मिथ्स हैं स्पाइन सर्जरी के बारे में, इसके बारे में भी आपको अपने न्यूरो सर्जन, ऑपरेटिंग सर्जन है, उससे डिटेल में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको आपका न्यूरो सर्जन सर्जरी एडवाइस करता है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर, जिसको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हो सकता है कि ऑपरेशन से पहले बहुत ज़्यादा दर्द हो और आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद अगले 1 दिन में, 2 दिन में आप पूरी तरह पेन से आपको रिलीफ भी मिल सकता है। कुछ ऐसी सर्जरीज जैसे जिसको हम बोलते हैं कि डिस्क निकल गई है जो बहुत पेनफुल होती है, सर्जरी के बाद ये दर्द इमिडिएटली ख़त्म हो जाता है। तो ये सब आपको बताने का पर्पस मेरा ये है कि हमें अपनी स्पाइन को एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट होता है, उसको एक हेल्दी तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी भी वजह से हमारे को स्पाइन की दिक्कत आती है तो हमारे को अपने जो भी नियरेस्ट न्यूरो सर्जन है उनसे मिलकर इसका एक प्रॉपर सही तरीके से इलाज करवाना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।